नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाए जा रही हूँ। जब बहू ने अपनी सास को घर से निकालना चाहा तो बेटे ने रचाया ऐसा खेल कि घमंडी बहू के होश ठिकाने आ गए। किरण जी की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब उनका बेटा छोटा था तभी उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण उन्होंने बहुत दुख झेली। धीरे धीरे उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हुआ। किरण जी ने उसकी शादी कर दी। उसकी शादी के 1 साल बाद ही उनके घर में उनकी बहू को बेटा हुआ। अब किरण जी की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब वे दादी बन चुकी थी, जिसके कारण उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। किरण जी का बेटा बिपिन बैंक में कर्मचारी था। उन लोगों की जिंदगी बहुत ढंग से चल रही थी। उनके घर में सुख सुविधा शांति व्याप्त थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन किरण जी का बेटा और उनकी बहू रीमा काम के सिलसिले से शिमला गए हुए थे। जब वे वहां से लौटकर आ रहे थे तो उनकी कार डिसबैलेंस होकर खाई में जा गिरी, जिससे उनकी मौत हो गई। तब किरण जी का पोता 2 ही साल का था, इसलिए उनके बेटे बहू ने उसे अपने साथ ले जाना जरूरी नहीं समझा। जब ये खबर उनको पता चली तो वह बेहोश होकर गिर गई, लेकिन उन्होंने अपने पोते के खातिर हिम्मत बांधी और जिंदगी जीनी शुरू कर दी। आज उनका पोता बड़ा हो गया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। कुछ समय बाद उनके घर में पोते के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे, जिससे किरण जी ने अपने पोते की शादी एक रूबी नाम की लड़की से कर दी। रूबी पढ़ी लिखी सुंदर संस्कारी लड़की थी। जब वह घर में बहू बनकर आई तो किरण जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बहू भी उन्हें अपनी दादी से भी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन धीरे धीरे जब वह घर से बाहर निकलने लगी, बहुत सी औरतों के साथ उसका उठना बैठना हो गया, तो उसकी कई सहेलियों अपने सास ससुर से दूर अकेली रहती थी, तो कुछ ने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया था और अपना जीवन मस्त गुजार रही थी। ये देखकर रूबी के मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी अपनी दादी सास को किसी वृद्धाश्रम भेजकर अपनी जिंदगी बिना टेंशन के गुजारूं। इसी कारण वह आए दिन अब अपनी दादी सास से झगड़ा किया करती थी, ताना मारा करती थी। वह जो भी काम करती वह उसे समझ में नहीं आता। एक दिन की बात थी, सुबह किरण जी कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गई थी। रसोई घर में लगातार खटपट की आवाजें आ रही थी। ये आवाज उनके पोता बहू के कमरे में भी जा रही थी। तभी उनके पोते आर्य की नींद खुली और अपनी पत्नी रूबी से बोला, अरे इतनी सुबह सुबह दादी रसोई घर में क्या कर रही है, देखता हूँ। कहते हुए जैसे ही बाहर जाने लगा तभी रूबी बोली, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब अपनी नींद हराम कर रहे हो। तुम्हारी दादी अपने पीने के लिए पानी गर्म कर रही होगी और इस चक्कर में हमारी नींद खराब कर देती है। मैंने कितनी बार कहा है कि सोने से पहले दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया करो। सारी नींद खराब कर दी। कोई काम धंधा तो है नहीं। घर का काम करते समय तो उनकी घुट्टी में दर्द होता है, लेकिन सुबह सुबह तैयार होकर टहलने के लिए निकल जाती है। यहाँ में नींद आए या ना आए, किसी को कोई फर्क पड़ता है? एक तो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ, ऊपर से चैन की नींद भी नहीं सोने देती है। ऐसा कहते रूबी ने सुबह सुबह अपनी दादी सास को कोसना शुरू कर दिया। तभी आर्य ने कहा, अरे तुम भी जानती हो कि दादी के पैरों में दिक्कत है, इसी के चलते डॉक्टर ने उन्हें टहलने की सलाह दी है। और वैसे भी घर में इतना भी काम नहीं होता जितना तुम बोलती रहती हो। तुम्हें सिर्फ घर का ही तो काम होता है, उसमें भी साफ सफाई करने के लिए भी काम वाली बाई आती है, और बर्तन में कपड़े धोने के लिए तुम्हें अलग बाई लगा रखी है।
सिर्फ खाना पकाने का काम होता है, और उसमें भी दादी तुम्हारी मदद करती हैं। सब्जियों को छीलने काटने जैसे काम तुम्हें करने ही नहीं देती। फिर भी ना जाने कि तुम पूरा दिन काम काम की रट लगाए रखती हो। रूबी बोली, तुम तो खा पीकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हो। यहाँ पीछे घर का इतना सारा काम होता है जिसे करते करते मेरी तो कमर टूट जाती है। और दादी सास का तो तुम जानते ही हो, शाम को भी घर पर कहाँ बैठती है, सहेलियों के साथ भजन कीर्तन करने मंदिर चली जाती हैं। घर पर तो उनका दिल ही नहीं लगता। अरे, जब उन्हें घर पर रहना पसंद ही नहीं है तो उन्हें आश्रम भी भेज दो। तुम्हारी दादी को भी चैन मिल जाएगा और मुझे भी। तभी आर्य गुस्से में बोला, रूबी, आज तो तुमने ये बात कह दी है, लेकिन आइंदा कभी इस बात को दोहराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला होने के कारण किरण जी के कानों तक सारी आवाजें जा रही थी। बहू के विचार जानकर उनके दिल को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ न कहने ही उचित समझा और मंदिर चली गई। नाश्ते के बाद किरण जी दोपहर के समय सब्जी लेकर काटने बैठ गई। उसी समय रूबी अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकली और बोली, दादी जी, मैं अपनी सहेली के साथ मार्केट जा रही हूँ, आने में कुछ देर हो जाएगी। अभी किरण जी अपनी बहू से बोली, बहू, मेरा चश्मा टूट गया है, अब आने से क्या कहूँ, वह तो सुबह ही ऑफिस चला जाता है और शाम को घर लौटता है। तुम बाजार जा रही हो तो मेरा चश्मा तुम्हें बनवा लाना। रूबी बोली, दादी, इस महीने खर्च बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे भी अपनी सहेली की शादी के लिए शॉपिंग करनी है, इसलिए अभी टूटे चश्मे से ही काम चला लो। और वैसे भी आपको कौन सा ऑफिस का काम करना होता है जो चश्मे के बिना आप नहीं कर पाएंगी। अगले महीने में आपका चश्मा बनवा दूंगी। तो किरण जी बोली, ठीक है बहू। मुश्किल से दिन गुजार रही थी। एक दिन उनका परपोता उनके कमरे में बैठकर खेल रहा था। उसने पानी मांगा तो किरण जी किचन में पानी लेने चली गई, लेकिन मेरा चश्मे की कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उनका हाथ कांच के बर्तन से टकराया और वह नीचे गिरकर टूट गया। रूबी ने कुछ आवाज सुनी तो गुस्से से दमदमाती हुई किचन में आई। फर्श पर देखा तो कांच का गिलास टूटा हुआ पड़ा था। देखते ही रूबी बोली, भगवान, दो दो आंखें दी है तो देखकर काम नहीं कर सकती आप। मेरा इतना महंगा गिलास तोड़ दिया, मालूम भी है ये मुंबई से लाए थे, बिना मतलब इतना नुकसान कर दिया। रूबी की आवाज सुनते ही आर्य बाहर आया और बोला, क्या हुआ रूबी, इतना चिल्ला क्यों रही हो। रूबी बोली, देखो ना, तुम्हारी दादी ने मेरा इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। तभी आर्य ने कहा, अरे गलती से टूट गया होगा, उसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है। बिना बात के बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तभी आर्य ने अपनी दादी की ओर देखा तो बोला, अरे दादी, आप चश्मा क्यों नहीं पहनती, इस कारण ही शायद आपको कुछ नजर नहीं आया होगा। बेटा, वो मेरा चश्मा। अभी किरण जी बोल ही रही थी कि रूबी बोली, भगवान, जाने कौन सी दुनिया में घूमती रहती है तुम्हारी दादी, मेरा मतलब मेरा नुकसान कर दिया। और बड़बड़ाते हुए रूबी अपने कमरे में चली गई। इधर किरण जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा भी क्या किया था जो उनकी बहू इतना बरस पड़ी। दरअसल रूबी पर अपनी सहेलियों का काफी प्रभाव पड़ा था। इसी अधिकांश में सहेलियां सास ससुर से अलग होकर अपनी अलग गृहस्थी बसा चुकी थी, या फिर उन्हें वृद्धाश्रम भेजकर उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन बिता रही थी। उनकी देखा देखी ही रूबी पर भी अपनी दादी सास को वृद्धाश्रम भेजने का भूत सवार हो चुका था। अक्सर रूबी फोन पर ही बातें किया करती थी, कभी अपनी सहेलियों के साथ अपनी दादी सास की बुराई करती तो कभी माँ के साथ घर का सारा हालचाल बांटती।
एक दिन जब रूबी अपने घर की सारी बातें अपनी माँ को बता रही थी तो उसकी कुछ बातें किरण जी के कानों में पड़ गई। थोड़ी देर बाद वह बहू के पास आई और बोली, बहू, अपनी ससुराल की सारी बातें मायके में बताना अच्छा बात नहीं होती। इतना सुनने की देर थी कि रूबी एकदम भड़क गई और चिल्लाते हुए बोली, दादी जी, आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि छिपकर किसी की बातें नहीं सुना करते। अपनी बहू की जासूसी करते हुए आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई। रूबी के इस तरह के व्यवहार से किरण जी एकदम हैरान रह गई, लेकिन कहते भी तो किससे। बहू समझने को तैयार नहीं थी और पोते को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपमान का घूंट पीकर सहन कर गई। लेकिन रूबी चुप रहने वाली नहीं थी। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही आर्या कमरे में आया, उसने फिर से वही जिद पकड़ ली, तुम्हारी दादी माँ के रहते तो मेरा जीवन ही हराम हो चुका है। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। किसी से फोन पर बात तक नहीं कर सकती। मुझे छोटी छोटी सी बातों पर लेक्चर सुनाने लगती है। तुमसे कितनी बार कहा है दादी को आश्रम भेज दो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं। अरे आश्रम इन जैसे लोगों के लिए ही तो बना हुआ है, और फिर तुम्हारी दादी को भी अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो उनका दिल भी लगा रहेगा। तभी आर्य बोला, रूबी, बड़े बुजुर्ग अगर कुछ समझाते हैं तो हमारे भले के लिए ही समझाते हैं, लेकिन ये सब बातें तुम्हारे दिमाग से बाहर है। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो कि मैं अपनी दादी माँ को कभी आश्रम नहीं भेजूंगा। तुम नहीं जानते कि मेरी दादी माँ ने मेरे लिए कितने त्याग किए हैं, और आज जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं उनका ख्याल भी ना रख सकूं तो लानत है मेरे पोता होने पर। तभी रूही बोली, बस, तुम्हें तो अपनी दादी के अलावा इस दुनिया में कोई दिखाई ही नहीं देता। आर्य ने कहा, रूबी, तुम नहीं जानती कितनी मुश्किलों से मेरी दादी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। खुद भूखे रहकर मेरी दादी ने मुझे भरपेट खिलाया। मैं केवल 2 साल का था जब मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर दुनिया से चले गए, जिसके बाद दादी मुझे अकेला छोड़कर कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने घर से ही सिलाई का काम शुरू किया, और जो थोड़ा बहुत समय बचता था उस समय मुझे पढ़ाने के साथ साथ स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ा देती थी। दिन रात मेहनत करके दादी ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया कि मैं आज इज्जत भरी जिंदगी जी रहा हूँ। भले ही दादी के पास इतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मेरी हर एक ख्वाहिश को पूरा करती थी मेरी दादी। कहते कहते ही आर्य की आंखों में आंसू आ गए। आर्य बोला, मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी दादी को कभी नहीं। आर्य की बातें सुनकर रूबी उस समय चुप हो गई, और उसके बाद कुछ दिनों तक घर में शांति रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, रूबी का वही राग फिर से शुरू हो गया। इस कारण आर्य फिर से परेशान रहने लगा कि आखिर वह रूबी को कैसे समझाए। एक दिन रूबी ने अपने घर पर अपनी सारी सहेलियों को बुलाया और अपनी दादी सास से कहा, आज मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं। आप नाश्ता बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आज आप उनके लिए नाश्ता बना देना। किरण जी के घुटनों में दर्द था, लेकिन फिर भी बहू की बात मानकर दोपहर से ही तैयारी में जुट गई। उनके हाथ के बने खाने में इतना स्वाद होता था कि बड़े बड़े होटलों का स्वाद भी उनके आगे फीका हो जाए। रूबी की सहेलियों के आने से पहले किरण जी लगभग सारे व्यंजन बना चुकी थी। तभी रूबी अंदर आई और पूछने लगी, दादी, और कितना समय लगेगा? मेरी सहेलियां पहुंचती ही होंगी। तभी किरण जी बोली, बाकी सारा काम हो चुका है, बस जब तुम्हारी सहेलियां आएंगी तो मैं चाय बना दूंगी। उसी समय दरवाजे की बेल बजी तो रूबी ने कहा, आप चाय बना लो। रूबी ने चाय पत्ती के साथ चीनी के बजाय नमक का डिब्बा लाकर अपनी दादी सास को पकड़ा दिया और बोली, आप जल्दी से काम निपटाओ। और ऐसा कहकर घर का दरवाज़ा खोलने चली गई। नज़र कमज़ोर होने और चश्मा ना होने के कारण
किरण जी को भी नमक और शक्कर में फ़र्क समझ नहीं आया और उन्होंने चाय में नमक डाल दिया। तभी रूबी अपनी सहेलियों को अंदर लेकर आई और उनके साथ बातें करने लगी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रूबी सबके लिए रसोई घर से नाश्ता लेकर आई तो उसे ऐसे दिखा रही थी मानो सारा नाश्ता उसी ने ही बनाया हो। सब लोग बड़े मज़े में नाश्ता करने लगे और हंसी मजाक और बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। थोड़ी ही देर में चाय भी बन चुकी थी तो रूबी गर्मा गर्म चाय लेकर आई और मेहमानों को देने लगी। उसकी सारी सहेलियां लजीज नाश्ते का आनंद ले रही थी और खाते हुए उनमें से एक सहेली बोली, अरे रूबी, ये नाश्ता तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। तभी दूसरी सहेली बोली, हाँ यार, इतनी स्वादिष्ट पकौड़े मैंने आज तक नहीं खाए। तभी एक और सहेली कहा, लेकिन ये तो बताओ, ये सब बनाना तुम्हें सीखा कहाँ से? इससे पहले कि किरण जी कुछ कहती तभी रूबी बोली, अरे यार, यूट्यूब पर देखकर मैं सब कुछ सीख गई हूँ। तुम बस नाश्ते का बजा लो, और नाश्ता ही क्यों, तुम अपनी सहेली के साथ की बनी चाय का भी बजा लो और बताओ कैसी बनी है। लेकिन जैसे ही उसकी सहेली ने चाय पीनी शुरू की तो सबके मुंह का स्वाद बिगड़ गया। कुछ सहेलियां उल्टी करने लगी और वहीं बाकी सहेलियां जिन्होंने अभी तक चाय पीनी शुरू भी नहीं की थी, उन्होंने चाय वापस रख दी। उनका ये रवैया देखकर रूबी हैरान रह गई। उसने तुरंत चाय उठाकर थोड़ी सी पीकर देखी तो जोर से चिल्ला पड़ी, ये आपने क्या किया? आपको इतना भी नहीं पता है चाय में नमक नहीं शक्कर डाली जाती है? कम से कम देख तो लिया कीजिए, आपको तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। तभी रूबी की सारी सहेलियां कहने लगी, ये क्या रूबी, तुमने तो कहा था कि नाश्ता और चाय तुमने बनाई है, फिर नमक भी तुमने ही डाला होगा। तभी किरण जी विनम्र भाव से बहू की सहेलियों को बोली, गलती मुझसे हुई है, चाय मैंने ही बनाई थी और ढंग से नजर ना आने के कारण नमक भी मुझसे गलती से डल गया, मुझे माफ करना। तभी रूबी की एक सहेली जो बहुत अच्छी स्वभाव की थी उठकर किरण जी के पास आई और उन्हें गले से लगाते हुए बोली, नहीं आंटी जी, आप हमसे बड़ी हैं तो प्लीज़ माफ़ी मत मांगो, छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती है। उसके बाद रूबी ने उन्हें कुछ ना कहना ही उचित समझा। जब उसकी सारी सहेलियां अपने घर चली गई तो रूबी ने तो जैसे घर में तूफान ही खड़ा कर दिया और किरण जी से बोली, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती? आखिर आप चाहती क्या है? अपनी सहेलियों के लिए मैंने थोड़ा सा काम करने को क्या कह दिया, आपने तो पूरा नमक का डब्बा चाय में डाल दिया। अगर कुछ नहीं बनाना था तो बोल दिया होता, लेकिन इस तरह मेरी बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? किरण जी बोली, बहू, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा ही बनाया था और जब चाय बनाने लगी तो नमक का डिब्बा तुमने मेरे हाथ में दिया था, ये कहकर कि मेरी सहेलियां आ गई है तो जल्दी से चाय बना लो। अब यदि मुझसे वह नमक चाय में डल गया तो इसमें मेरा क्या कसूर था? अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि आर्य भी घर पहुंच गया और रूबी को गुस्से में देखकर उसने कारण जानना चाहा तो रूबी ने चिल्ला कर उनसे सारी बात बताई। तो आर्य बोला, रूबी, थोड़ा ध्यान तुम्हें भी करना चाहिए था ना, दादी माँ की अब उम्र हो चली है तो कम से कम उनका हाथ बटाती। और दादी, आप अपना चश्मा क्यों नहीं लगाती हो? जब भी आप चश्मा नहीं लगाती तो कुछ ना कुछ उल्टा ही हो जाता है। मुझे बताइए, आपने अपना चश्मा कहाँ रखा है? मैं अभी लेकर आता हूँ। तभी किरण जी बोली, दरअसल बात यह है कि मेरा चश्मा कुछ समय से टूटा हुआ है, इस कारण मैं ढंग से देख नहीं पाती और मुझसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। तो आर्य बोला, आप भी कमाल करती है, आपका चश्मा टूट गया था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर किरण जी ने कहा, बेटा, मैंने तो बहू को कहा था, लेकिन बहू ने ये कहकर मना कर दिया कि इस बार खर्चा बहुत हो गया है तो पैसे नहीं बचे, अगले महीने में मेरा चश्मा बनवा कर ले आएगी। ये बात सुनकर आर्य ने रूबी की ओर हैरानी से देखा
तो रूबी अपना बचाव करते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ, आखिर हो तो इंसान ही, भूल गई दादी का मनमाना। फिर आर्यन ने कहा, रूबी जैसे तुम इंसान होकर गलती कर सकती हो, वैसे मेरी दादी भी इंसान है, और छोटी सी गलती पर तुम उन पर ऐसे चिल्लाने लगती हो जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम्हारे रोज रोज के इस व्यवहार में बहुत परेशान हो चुका हूँ। आर्य की इतनी बात सुनकर रूबी का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच गया और जोर से चिल्लाती हुई बोली, तुम्हें तो सिर्फ अपनी दादी ही नजर आती है। तुम्हारी जिंदगी में मेरे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ। आज के बाद मेरा तुमसे और तुम्हारे इस घर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहते हुए रूबी गुस्से में तेजी से अपने कमरे में गई और बैग निकालकर अपने कपड़े पैक करने लगी। तभी किरण जी उसके पास आई और हाथ जोड़कर उससे विनती करने लगी, बहू मेरे कारण तुम दोनों अपनी गृहस्थी क्यों खराब करते हो? यदि तुम्हें मेरी उपस्थिति पसंद नहीं है तो मैं ही वृद्धाश्रम में चली जाती हूँ। तभी आर्य वहां आया और बोला, नहीं दादी, आपको हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है और आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। यदि रूबी को आपने साथ रहना पसंद नहीं है तो वह यहाँ से जा सकती है, लेकिन मैं आपके साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। रूबी ने अपना सामान पैक किया और जैसे ही जाने लगी तो आर्य से बोली, अगर तुम चाहते हो कि हमारी गृहस्थी फिर से बसे तो तुम अपनी दादी को आश्रम में छोड़ देना, मैं वापस आ जाऊंगी, नहीं तो मैं यहाँ कभी लौटकर नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर रूबी अपनी मायके चली गई, लेकिन आर्यन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि इस समस्या का हल चाहता था। आज घर में जो कुछ भी हुआ वह सब देखकर किरण जी बहुत ज्यादा चिंता में पड़ गई। फिर आर्य के पास आकर बोली, बेटा तुम ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे समस्या और बढ़ जाए। मेरे कारण तुम्हारी गृहस्थी खराब हो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए मैं कल ही आश्रम चली जाऊंगी। फिर तुम बहू को घर वापस ले आना। आर्य बोला, नहीं दादी, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती, इसमें दो लोगों का बराबर का योगदान होता है, लेकिन ये तुम्हारी बहू किसी भी तरह का योगदान देना ही नहीं चाहती। अब उसे उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए उसने कहीं फोन लगाया। अगर रूबी ससुराल से झगड़ा करके अपने मायके आ गई तो उसके माँ बाप को उसकी चिंता सताने लगी, परंतु किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। 2 दिन तक उसकी भाभी ने भी उनकी खूब खातिरदारी की, मगर तीसरे दिन जब रूबी अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी तो उसकी भाभी ने खाना लगाया। खाने की प्लेट देखते ही रूबी के पिता उसकी भाभी से बोली, बहू सब्जी में तेल बहुत ज्यादा है, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, इसलिए तेल थोड़ा कम डाला करो। तभी उसकी भाभी गुस्से से बोली, पिताजी ये तो आपका रोज का काम है, कभी आपको सब्जी में तेल ज्यादा लगता है तो कभी चाय में शक्कर, और कुछ नहीं तो सूखी रोटी का रोना रोने लगते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस रोज की चिक चिक से, सारा दिन काम में लगी रहूं, ऊपर से आप लोगों की ये टोका टाकी। और फिर रूबी की ओर देखते हुए बोली, आए दिन घर में कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, वह अलग, ना तो मुझे प्राइवेसी मिल जा पाती है और ना ही मैं अपने हिसाब से जी पाती हूँ। अब मुझसे नहीं होती आप सब लोगों की खातिरदारी, मेरी अपनी जिंदगी है, अब मुझे आप लोगों से अलग रहना है। रूबी अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर हैरान रह गई और फिर बोली, भाभी जरा सी तो बात है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तब उसकी भाभी बोली, दीदी आपके बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे परिवार का मामला है, आप अपना घर देखिए, आप इस घर में मेहमान हैं तो मेहमान ही बनकर रहे। फिर रूबी गुस्से से बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे मेहमान कहने की? इस घर की बेटी हूँ मैं, मेरा भी इस घर पर पूरा हक है। दीदी आप घर वह है जिससे आप छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई हैं। अपनी भाभी को ऐसे बोलते देख रूबी तो उसे देखते ही रह गई। उसे अपनी भाभी का ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। फिर थोड़ा संयम रखकर रूबी बोली, भाभी
लेकिन पापा ने ऐसा भी क्या कह दिया था जो आप इतना भड़क गए और आप अलग रहने की बात कर रही हैं? मुझे तो हैरानी हो रही है। आप तो कभी ऐसी नहीं थी। आप तो हमेशा हंसते हुए सारे घर का काम करती थी और माँ बाबूजी दोनों की खूब इज्जत करती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आप पिता सम्मान अपने ससुर के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हैं? तभी रूबी की भाभी बोली, क्यों? इसमें हैरानी वाली क्या बात है? आजकल तो कोई लड़की अपने सास ससुर के साथ रहना ही नहीं चाहती। सभी लड़कियां अपना अलग परिवार बसाना चाहती हैं। उन्हें अपने पति तो पसंद है, लेकिन उसके माता पिता की सेवा करना नहीं चाहती। ज़्यादा दूर क्यों जाना, आप अपने ससुराल में ही देख लीजिए। आपकी दादी सास दिन भर आपके साथ घर के कामों में हाथ बटाती है, लेकिन फिर भी अपनी सास की उपस्थिति आपको अपने घर में इतनी खलती कि आपने सास को आश्रम भेजने की जिद लेकर अपने मायके आकर बैठ गए। फिर आप ये बात मुझसे कैसे कह सकती हैं? अपनी भाभी की ये बातें सुनकर रूबी की आंखों से आंसू छलक पड़े और अपनी माँ की ओर देखने लगी। तभी उसकी माँ ने उसे एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर मार दिया। अपनी माँ का ऐसा व्यवहार देखकर रूबी हैरान रह गई और बोली, माँ, आप लोगों के साथ भाभी इतना बुरा व्यवहार कर रही है और थप्पड़ आप मुझे मार रहे हैं। तभी उसकी माँ गुस्से से बोली, बेशरम लड़की, जब तुम अपनी दादी सास पर चिल्लाती हो, उन्हें इतनी बातें सुनाती हो, यहाँ तक कि उनसे अलग रहने की जिद भी उन्हें वृद्धाश्रम भेजने पर तुली हो, जब तुम्हारा ये विचार कहाँ जाते हैं? जिन इंसान के पैसों से तुम मजे करती हो, उसी की दादी को डांटती फटकारती हो, उनकी बेइज्जती करती हो, तब तुम्हें इस बात का कोई एहसास क्यों नहीं होता? तब तुम अपने आप को बिल्कुल सही समझती हो। लेकिन जब वही व्यवहार तुम्हारी भाभी ने हमारे साथ किया तो तुम्हें अपनी भाभी गलत लगती है। अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार होता देखकर तुम्हें कितना दुख हो रहा है। इतना बात सुनते ही रूबी की नज़रें शर्म से झुक गई। बेटी, मैं तुम्हें इतना समझाया करता था कि अपने ससुराल की बातें ससुराल तक ही सीमित रखा करो। अपने मायके में कोई बात बताने की जरूरत नहीं है। हमारी परवरिश तो ऐसी नहीं थी। मैंने कभी तुझे कोई गलत सलाह नहीं दी थी, लेकिन आज तुमने जो हरकत की है उसके कारण हमारी परवरिश पर सवाल उठेंगे। तेरे ससुराल वाले तो यही सोचेंगे कि तेरी माँ ने ही तुझे अपनी दादी सास को वृद्धाश्रम भेजने की सलाह दी होगी। गलत बातें सिखाई हैं क्या आज से पहले मैंने तूने अपनी भाभी को इस तरह पहले हम लोगों से बात करते हुए देखा? अरे वह तो कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करती, लेकिन तुम्हारी देखा देखी तुम्हारी भाभी पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। अपनी माँ की बातें सुनकर रूबी को एहसास हुआ कि वह इतनी बड़ी गलती कर बैठी है। बहुत देर सोच विचार में बैठी रही। रात हो चुकी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह होते ही रूबी ने अपना सामान पैक कर लिया और अपने ससुराल वापस लौट आई। जैसे ही रूबी अपने ससुराल वापस पहुंची तो किरण जी उसे अपने सामने देखकर हैरान रह गई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, रूबी उनके पैरों में गिर गई और बोली, दादी मुझे माफ कर दीजिए। मेरी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ गई थी, इस कारण मैं आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर बैठी। अपनी पोता बहू को इसी तरह माफी मांगते देख किरण जी ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। लेकिन किरण जी ये बात समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कुछ दिन में ऐसा क्या हो गया जो रूबी उल्टे पांव वापस आ गई और रोते हुए उसने माफी मांगने लगी। आर्य तो ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे में तैयार हो रहा था। यह आवाज सुनकर बाहर निकला। सास बहू को इस तरह गले लगते देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तैयार होकर घर से बाहर निकला तो सबसे पहले उसने अपने सासूबा को फोन लगाया और उनकी मदद के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करते हुए बोला, माँ जी, आपका धन्यवाद। अगर आप
जैसे माँ बाप अपने बच्चों की गलत हरकतों पर उनका साथ ना देते हुए उन्हें इसी तरह सही रास्ते पर लाएं, तो कोई घर परिवार कभी नहीं उजड़ेगा। कहते हुए आर्य की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल हुआ यूं था कि जिस दिन रूबी घर से झगड़ा करके अपने मायके गई थी, उसी दिन आर्य ने अपनी सासू माँ को फोन करके सारा का सारा हाल बयान कर दिया था और इस मामले में उनसे मदद मांगी थी। रूबी की माँ अपने दामाद और समधन को खूब अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए आज जो कुछ भी रूबी के मायके में हुआ वह सब रूबी के माता पिता और भाभी का सोचा समझा नाटक था, ताकि वह रूबी को सही रास्ते पर ला सके। आज रूबी बहुत खुशी से अपने घर का सारा काम कर रही थी और किरण जी के साथ खूब हंसती और बातें कर रही थी। जब आर्य घर लौटा तो घर में चिल्लाने की आवाजें के स्थान पर हंसी टिटोली की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी। ये नज़ारा देखकर आर्य सोचने लगा कि रूबी की माँ की तरह यदि सभी माता पिता समझदारी से काम लें तो बहुत से घर उजड़ने से बच जाएंगे। कुछ दिनों बाद रूबी अपने मायके गई तो उसने वहां जाकर देखा कि उसकी भाभी और माँ दोनों एक साथ ठहाका मारकर हंस रही थी। ये देखकर रूबी हैरान थी। तब उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप दोनों तो ऐसे रह रही हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। तभी रूबी की माँ ने उसे सारी बात बताई। ये सब सुनकर रूबी बहुत हैरान थी और उसे बहुत खुशी हो रही थी। वह खुशी से अपनी भाभी और माँ के गले लग गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।